उन्हें लोगों से प्यार मिलता। 2018 में जापानीज ऑथर टोमियो मिज़ोकामी ने भी इसी फीलिंग को दोहराया था। जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उन्हें पद्मश्री का ऑनर दिया गया क्योंकि उन्होंने इंडियन कल्चर को जापान में प्रमोट किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हिंदी क्यों सीखी, तो पता है उन्होंने क्या कहा? जिस देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके देश की संस्कृत भाषा क्यों न सीखी जाए। टोमियो मिज़ोकामी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक बहुत बड़ा प्रभाव था दुनिया भर पर। पंडित जी गुट निरपेक्ष देशों के नेताजी थे। उन दिनों हम नई पीढ़ी ज्यादातर चाहते थे कि ना तो अमेरिका के साथ ना ही रशिया के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही प्रभाव था दुनिया भर में। गुट निरपेक्ष देशों के नेताजी थे। हम उन दिनों नई पीढ़ी चाहते थे ना रूस के साथ ना अमेरिका के साथ। इसलिए हम इन्हें एक आदर्श मानते थे विश्व शांति के लिए। यही सेम सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू 3 असाधारण युगों के व्यक्ति थे। वो अपने देश को आजाद करवाने के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के एक लीडर थे और उन्होंने गुलामी में फंसे हुए दूसरे देशों को भी लड़ने की प्रेरणा दी। दूसरे युग में उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति के लिए संघर्ष किया। इस समय गांधी जी उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनके महान रिपब्लिक के आजाद भारतीय लोग उनके साथ थे। इन वर्षों में नेहरू एक विशाल विश्व शक्ति थे जो पूर्व और पश्चिम की महान शक्तियों की उग्र शत्रुता के बीच भारत की शांति की इच्छा शक्ति को कुशलता पूर्वक स्थापित कर रहे थे। लेकिन आप सोचोगे दोस्तों कि एक गरीब देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी क्या खास बात थी? ऐसी क्या खास बात थी कि दुनिया उन्हें सुन रही थी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका भी रीजन बताते हैं। दुनिया को उस समय एक ईमानदार मीडिएटर चाहिए था। यह रोल निभाने के लिए नेहरू के पास रेपुटेशन, विजडम और साहस सब कुछ था। पंडित नेहरू की ये रेपुटेशन और ये इन्फ्लुएंस उनका दुनिया भर के लीडर्स पर देखने को मिला था। साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला ने नेहरू को अपना हीरो बताया। 1940s में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की किताबें इंक्लूडिंग उनकी ऑटोबायोग्राफी बड़ी बारीकी से पढ़ी थी। उनके कई भाषण नेहरू जी की राइटिंग से कोट किए जाते थे। इनफैक्ट उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक फेमस कोट से लिया गया था। देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम एनीवेयर। और ये कोट नेहरू जी की राइटिंग्स में लिखा गया था। नोबेल प्राइज की विनर और म्यांमार की लीडर आंग सान सूची ने एक बार कहा था, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू वो 2 इंडियन लीडर्स हैं जिनसे वो सबसे करीब महसूस करती हैं। 1955 में जब पंडित नेहरू सोवियत यूनियन के दौरे पर गए थे तो उन्होंने मॉस्को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था। उनमें से एक स्टूडेंट रशियन लीडर मिखाइल गोर्बाचेव भी थे। उन्होंने बाद में जाकर कहा कि जब वो स्टूडेंट्स थे वो बहुत दूर थे डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स को समझने में। उस वक्त का कम्युनिस्ट सोवियत प्रोपेगेंडा एक बड़ी ही ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर प्रेजेंट करता था दुनिया के स्टूडेंट्स के सामने और स्टूडेंट्स को इस चीज पर डाउट होता था। इसी संबंध में जवाहरलाल नेहरू की मॉस्को यात्रा उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड प्रेरणा थी। वो कहते हैं कि ऐसे शानदार इंसान ने उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। तो लोग मेरे पास आते और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जिस कंपनी में मैं जाता हूँ वहां पे कंपनी। वो कहते हैं कि ऐसे शानदार इंसान ने उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। तो इस सब का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? जब हमारा देश एक बहुत गरीब देश हुआ करता था तब भी पूरी दुनिया भारत की सुनती थी और पूरी दुनिया भारत की इसलिए सुनती थी क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे। पंडित नेहरू गांधी जी की प्रिंसिपल्स को दोहराते थे। गांधी जी उस इंडिया की स्पिरिट को दोहराते थे जिसे स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिकागो की स्पीच में मेंशन किया था। दिसंबर 1958 में नेहरू ने इंडियन पार्लियामेंट में कुछ ऐसा ही कहा कि उन्होंने कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई है, बल्कि ये पॉलिसी भारत की पास्ट थिंकिंग में इनहेरेंट है। भारत की पूरी मेंटल आउटलुक में यही पॉलिसी है, द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड के शहर में सितंबर 1961 में, जो कि उस वक्त के देश यूगोस्लाविया का कैपिटल था। लेकिन इसका ग्राउंड वर्क इससे पहले ही शुरू हो गया था, जैसे कि 1955 की बांडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में। इसे 29 सरकारों की डेलीगेशन ने अटेंड किया था, जिसमें कि मोस्टली एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी। पंडित नेहरू की इस कॉन्फ्रेंस में जो स्पीच थी